और दूसरी वक्ता ने जो चैलेंजेस प्रस्तुत किए उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसके दूसरे भी पक्ष हैं। ऐसा नहीं कि शहरों में सिविल सोसाइटी या नागरिक पहल है नहीं। दरअसल हमें लगता है कि जो लोग नागरिक पहलों के साथ जुड़े हुए भी हैं वो शहर को एक रियल सेंस में अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और उनके मन में अभी भी है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, और वो कब था वो पता तो लगा नहीं है, और इसीलिए शहर में रहते हैं लेकिन ख्याल उनको गाँव के बारे में आता है। तो जो भी राजनीतिक स्तर पे, पॉलिसी के स्तर पे जब हम बनाते हैं नीतियाँ, तो उसका दबाव रहता है मन पे, क्योंकि शहर को हमने अभी इंटरलाइज किया ही नहीं है। और यही वजह है कि शहरों में बहुत सारे समूह काम करते हैं, तो एक समग्र शहर के वैचारिक पक्ष पे बिना सोचे हुए हम शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, एक मानवीय जो चैरिटी है उसको लेके काम करते हैं। और अभी भी शायद मैं सोचता हूँ कि ये जो कैंपेन और अभियान जो शुरू है या शुरू होने वाला है, इसमें क्या हम भारत के अंदर के जो प्रैक्टिसेज हैं, जो बेहतर आइडियाज है, उसको कहीं इनकॉर्पोरेट करने के लिए मंथन कर रहे हैं, या हमें वही चीज़ें बहुत अच्छा लुभाता है, अच्छा लगता है जो यूरोप और अमेरिका में हो चुका है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो चीज़ें अबेंडेंट हो रहा है वो ना तो हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं, ना पॉलिसी मेकर बताते हैं, और ना हम खुद जानना चाहते हैं कि जो शहर हमारा है, जो कारों के बाहर था, कार फ्री एरिया था, और हम जो शहर बना रहे हैं वो कारों युक्त बना रहे हैं, और वो आइडिया जो है हमें यूरोप से आयातित करना पड़ा है। क्या हम उसमें लीड ले सकते हैं क्या? और यह चैलेंज है हर एक स्तर पे, और खास करके चैलेंज है हमारा राजनीतिक नेतृत्व का कि वह जब स्मार्ट सिटी के तरफ आगे अपना कदम बढ़ा रहा है तो स्मार्ट सिटी वो यूरोप की तरह होगा, जो अगले 50 सालों के बाद फिर हम कहेंगे लेट्स लॉन्च कार फ्री सिटी। क्या हम खो करके लॉन्च करेंगे या अभी से हम उसके बारे में सोचते हैं? और जो हमारे स्पेस की जो कल्पना रही है वो कल्पना रही है लोगों के लिए स्पेस, डेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या आपको स्ट्रीट चाहिए या रोड चाहिए? क्या जो स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसमें सिर्फ हमारे घर स्वच्छ होगा कि वो कूड़ा कहाँ जाके गिरेगा, और अंत में कूड़ा का क्या होगा? हर कोई के लिए गंदा और गंदा ही उसको लगता है। इसके बारे में क्या हम रिसाइकलिंग के जो यूरोपीय मेथड है जिसके भी खिलाफ है, क्योंकि अभी सरता बिहार में जो रिसाइकलिंग के मशीन लगे हैं उस पूरे इलाके में जो प्रदूषण फैल रहा है और बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या हम उसको मैकेनाइज तरीके से मैनेज कर पाएंगे? अगर वो मैकेनाइज तरीका भी हमारे लिए हानिकारक है तो फिर हमारी परंपराओं में क्या था? मैं यहाँ पे एक और बहस छेड़ना चाहता हूँ। क्या जो यूरोप में छोटे छोटे प्रयोग हो रहे हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, वहाँ एक गुरुला फार्मिंग हो रहा है। वहाँ जो डेट्रॉइट सिटी है जहाँ कारों का शोर कहा जाता था, वो शहर एक समय में दिवालिया हो गया और वहाँ के सिटीजन ने वो जमीनों को कब्जा करके खेती करना शुरू किया। तो क्या इसके बारे में सोचते हैं? क्या मेरे पास कोई आइडिया है? क्या हम दूधों के बारे में, दूध हमको सुबह चाहिए लेकिन हमारे शहर से गाय और पशुपालन खत्म होते जा रहे हैं। मैं इसके बारे में बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो परंपरागत रिसाइकलिंग का जो ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट था वो जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में हम लाएं। तकनीक और जो बाकी जो विकास हुआ है उसके माध्यम से एक दूसरे तरह का विकास जो यूरोपीय नहीं होगा वो थर्ड वर्ल्ड का होगा। और अभी हम लोग चूंकि वहां तक नहीं बढ़े हैं, हमारे महानगर हो करके भी शायद हमें से बहुत कम लोगों की जानकारी होगा कि 30% वेजिटेबल दिल्ली पैदा करता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो वेजिटेबल कहाँ पैदा होता है। उनको लगता है कि यहाँ तो सिर्फ कंक्रीट के मकान उठ गए। तो क्या ऐसी चिंतन, इस प्रक्रिया को चलाते हुए अगर वो चिंतन नहीं करेंगे
तो फिर जो मंत्रालयों में बैठे हुए अच्छे लोग हैं उनकी भी एक सीमाएं हैं, क्योंकि जब हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री स्टेयरिंग कमेटी होती है, जो मंत्री होते हैं, जब भी कोई समस्या होती है तो यूरोप की तरफ जाते हैं। और यूरोप से क्या लाते हैं कि हमारे यहाँ जाम है तो फ्लाईओवर बनना चाहिए। क्या वो हमारे लिए समाधान है कि समस्या है? दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बन रहे हैं और इसकी हर जगह पे वो क्या कहते हैं दोहरावपन हो रहा है। तो ये बहुत सारे आइडियोलॉजिकल समस्या है और इस समस्या की वजह से जो परिवर्तनकारी समूह है वह शहर की बेहतरी के लिए नहीं काम करना चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्क को जानता हूं जो 2005 से पहले कहते थे कि नहीं, शहर के समस्याओं पे काम नहीं करना है, हमको तो ऐसा अच्छा काम करना है तो गांव की तरफ ही जाना है। इसका मतलब है कि शहर जो है जब गांव की तरह समस्याग्रस्त हो जाएगा तब फिर हम शहर की तरफ आएंगे। तो चूंकि हमारे मन में कोई ऐसी कल्पना नहीं है, इसलिए शहर के समस्याओं की तरफ हम कोई ऐसा विजन बनाते नहीं। हमें लगता है कि यह जो कैंपेन है वह एक रास्ता दिखाने का प्रोसेस होगा और जो परिभाषाएं हैं वह भी नई नई परिभाषाएं ढूंढनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं कि साहब अनप्लान सिटी, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इलाका है वो अनप्लान ही प्लान है, क्योंकि अनप्लान भी प्लान होता है, वो कोई अनप्लान नहीं होता है। दिल्ली के सिर्फ 25% आबादी ही प्लान है, बाकी सब अनप्लान है और वो वही दिल्ली को सेवा करते हैं। क्या आप उनको बेसिक सुविधाओं दे करके प्लान कर सकते हैं कि नहीं? और दुनिया में जो भी ऐसे बेहतर जगह हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जैसे तुमकुर के आसपास में जो अनप्लान सिटी बन रहा है उसको, और जो चैलेंजेस है क्राइम जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, बगोटा हमारी तरह शहर है जहाँ पे कि वहाँ का मेयर आया और उसने उन आबादियों के बीच में जहाँ स्पेस नहीं था, पब्लिक स्पेस नहीं था, वहाँ पे उस जमीन को एक्वायर किया, लोगों को अल्टरनेट जगह दिया, पार्क बनाया, स्कूल बनाया, खेल की जगह बनाया, जिससे क्राइम रेट में कम हुआ। क्या क्राइम रेट का जो कम करने का तरीका सिर्फ ये हो सकता है कि हम पुलिस को कहें कि आप CCTV कैमरा लगा दीजिए और उस पर पैसा खर्च करें और उससे सिर्फ मशीन बनाने वालों को फायदा हो, और क्राइम रेट जो है जब हो जाए, क्राइम बढ़ जाए तो फिर उसको खंगालते रहिए और फिर आपको हाथ नहीं लगे। तो क्या लोगों की आंख, जो सोशल सिक्योरिटी मतलब लोगों की जो आपसी जो सुरक्षा का जो महत्व है वो गेटेड कम्युनिटी से नहीं हो सकता। गेटेड कम्युनिटी में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, जबकि चांदनी चौक में क्राइम नहीं होता है। आपको सबसे ज्यादा आइसोलेशन बसंत कुंज, बसंत विहार, ये सब इलाके में मिलेगा और ऐसे शहरों में मिलेगा। आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जाए, किनसे मिलना है, जो फेस टू फेस होता है। तो अभी मौका है भारत और थर्ड वर्ल्ड को इसमें बिना खोए हुए अपने रिसोर्स को बढ़ाने का, और हमें लगता है कि एक रास्ता दिखाने का मौका है। बहुत ही अच्छा अवसर है।